अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जो कि है एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड के ऊपर हम लोग इस चैप्टर को भी शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर भी ऑनगोइंग है, वो भी कंटिन्यू है और उसके अलावा इनहेरिटेंस के चैप्टर को भी शुरू किया जाएगा और ये साथ साथ सारी वीडियोज़ चलाई जाएगी सारे चैप्टर्स की, ताकि आपका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से ही कवर हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो को एवोल्यूशन को शुरू करते हैं। अगर हम एवोल्यूशन के चैप्टर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन क्या होती है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं बुनियादी तौर पर, और कितनी तरह के हमारे पास इस वक्त कॉन्सेप्ट मौजूद है। कुछ लोग एवोल्यूशन का इनकार करते हैं और कुछ लोग एवोल्यूशन को मानते हैं। तो वो कौन से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं? फिर उसके बाद हमारे पास होगा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि अगर एवोल्यूशन हुई है तो उसके एविडेंसेस कौन से हैं। और फिर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें से किस तरह से यूकैरियोट्स डेवलप हुए। फिर कुछ नजरियात हैं जैसे कि लिखा हुआ है लिमार्किज्म, डार्विनिज्म, फिर न्यू डार्विनिज्म यानी कि डार्विनिज्म की बात की नजरियत। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम हमारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात यहाँ पर मौजूद है कि जो हमारे पास यूनिवर्स है उसका ओरिजिन जो है वो किस तरह से हुआ है। तो ये इंसान के लिए जो है हमेशा से मैटर ऑफ इंक्वायरी रहा था, यानी कि हमेशा से ये इंसान जानना चाहता था कि किस तरह से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है और किस तरह से कौन से मैकेनिज्म के तहत जो है, कौन से प्रोसेस के तहत जो है यूनिवर्स हमारा डेवलप हुआ है, और साथ साथ जो यूनिवर्स है उसके अंदर लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो भी किस तरह से डेवलप हुई। तो इंसान इससे हमेशा जानना चाहता था और उसके हवाले से फिर वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता था और उसके अलावा नॉन साइंटिफिक यानी कि वो अंदाजे लगा करके अपने हाइपोथेसिस के ज़रिए से भी वो सोच रहा होता था कि किस तरह से जो है एक पूरा यूनिवर्स कायनात जो है वजूद में आई। और फिर इस हवाले से लिखा हुआ है कि आज के दौर में कुछ लोगों को लगता है कि कायनात का वजूद में आना ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से टकराता है, कि रिलीजन में कुछ और बात लिखी हुई है और इस साइंटिफिक वे के अंदर कुछ और बात बयान की जा रही है। दरअसल ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि हम लोग किस तरह से समझते हैं। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है और एवोल्यूशन जो है जिसके हमें एविडेंसेस मिले हैं वो क्या कहती है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है कि इंसान की हमेशा से कोशिश रहती है कि वो सच्चाई को एक्सप्लोर करे, सच को सामना लाए। तो मज़ीद लिखा हुआ है कि बायोलॉजी अकेला जो है वो सच को और रियलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। बायोलॉजी के साथ साथ हमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सारे जब साथ में होंगी और मुख्तलिफ फील्ड्स जब साथ में होंगी तभी हमें पता चलेगा कि असल में किस तरह से ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो वजूद में आई है। तो आइए आज हम इसी के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है एवोल्यूशन। अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है और एवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्ड होना। अनफोल्ड का मतलब होता है खुलना किसी चीज़ का। यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंस फ्रॉम एन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर। कोई बंद चीज़ जो है, जो इनक्लोज है, उस बंद चीज़ में से किसी चीज़ का निकलना। या एवोल्यूशन का एक और मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि वक्त के साथ साथ जानदारों में बदलाव आए, वक्त के साथ साथ जानदारों में डेवलपमेंट आती जाए। ये तो हो गई लिटरल मीनिंग कि किसी चीज़ का खुल जाना और खुलकर फिर उसमें से मज़ीद चीज़ों का निकल आना, ये एवोल्यूशन का लिटरली मीनिंग है। लेकिन अगर हम बड़े पैमानों पर बात करें एवोल्यूशन के हवाले से तो लिखा हुआ है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्लोली चेंजेस आती हैं या फिर डेवलपमेंट आती है। अब ये जो चेंजेस आ रही हैं ये अर्थ के अंदर भी चेंजेस आ सकती हैं, तो हम उसे अर्थ की एवोल्यूशन कहेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि सन और दीगर प्लैनेट्स जितने भी हैं वो किस तरह से वजूद में। ये तो नहीं होगा कि एकदम से ही एक दिन के अंदर ही अर्थ वजूद में आ गई और वो लाइफ के लिए सूटेबल हो गई। तो इनका वजूद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हुआ है। सोलर सिस्टम भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हुआ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इसी तरह से आहिस्ता वजूद में आई। तो बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हवाले से बात करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं। जो सबसे पहले जानदार थे वो सिंपल थे और फिर वो आगे चल करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुके हैं। एवोल्यूशन ये बताती है हमें कि सबसे पहले वजूद में आने वाले जानदार जो थे वो बैक्टीरिया थे, जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल पाया जाता है और उनको समझना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं हम इंसान मौजूद है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है वो किस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज हुई है। तो एवोल्यूशन के अंदर बेसिकली हम देखते हैं वक्त का चेंज होना, वक्त के साथ साथ उन चेंजेस का आना जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बदल देती। तो एवोल्यूशन इसी के हवाले से बात की जा रही होती। अब यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है कि कोई इंसान ये हमसे पूछ सकता है कि कौन ज़्यादा प्रीमेटिव, कौन ज़्यादा पुराना है,
कि क्या प्लांट्स पुराने हैं या एनिमल्स पुराने हैं? तो इसका आंसर हमें किस तरह से मिलेगा? तो लिखा हुआ है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को, प्लांट्स एनिमल्स दोनों को जब हम डिस्कस करेंगे, तो शायद हम इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। शायद हम इसका आंसर जो है वो उसके हवाले से हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एवोल्यूशन के दो अहम कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, के पहले हमारे पास जो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें किस तरह से बदलाव आया है, यानी कि शुरू के अंदर लोग क्या सोचते थे और आज के अंदर जो है लोग एवोल्यूशन के हवाले से क्या सोचते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद था वो हमारे पास मौजूद था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और फिर आज के दौर में हमारे पास मौजूद है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब यहाँ पर जो स्पेशल क्रिएशन का हमारे पास मौजूद है, इसे हम लोग डिवाइन क्रिएशन भी कहते हैं, कि खुदा ताला ने तमाम चीज़ों को खलक कर दिया और वो आज भी उसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फिक्स है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये बेसिकली डिवाइन क्रिएशन को सपोर्ट करता है, खुदा ताला की बनाई हुई चीज़ों को सपोर्ट करता है, कि खुदा ताला ने जिस तरह से चीज़ों को खलक कर दिया वो चीज़ें आज भी उसी फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो ये बेसिकली जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन होती है। दूसरी थ्योरी हमारे पास मौजूद होती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हमें ये बता रही होती है कि जानदारों में वक्त के चलते उनमें चेंजेस आते हैं। दोनों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो दोनों नज़रियात जो है वो किस तरह सही हैं। तो यहाँ पर ये वही बात हो रही है कि एक जो है बयान कर रही है डिवाइन क्रिएशन के हवाले से, और दूसरी बताती है कि किस तरह से जानदार सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से अगर हम डिटेल में बात करें तो इस हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जो लोग हैं जो ये मानते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से, उनका मानना ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया। ये तो हमारा सबका अकीदा है कि तमाम मखलूक को जो है अल्लाह ताला ने ही बनाया है। अब मजीद इसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, लिखा हुआ है दे वर क्रिएटेड आइदर एट द सेम टाइम और एट सम इंटरवल्स। या तो ये रहा है कि उन चीज़ों को जो खलक किया गया है वो सबको या तो एक वक्त में ही बनाया गया, या उन्हें कुछ वक्फों के साथ, यानी कि पहले किसी एनिमल को बना दिया, पहले किसी और ऑर्गेनिज्म को बना दिया, फिर उसके बाद किसी और ऑर्गेनिज्म को बना दिया। तो इंटरवल्स के साथ में या तो चीज़ें खलक हुई हैं या तो सारी ही एक साथ खलक हुई हैं। अगर मैं आपको इस सवाल से एक सिंपल मिसाल दूं तो हमारा सबका यही अकीदा है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ही बात करते तो हमारा अकीदा ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने खल्क किया था तो उससे कबल ही जो है मखलूक बहुत सारी मौजूद थी, जिन्नात भी मौजूद थे, और उसके अलावा अगर हम देखें तो प्लांट्स भी मौजूद थे, जिनके हवाले से फिर फलों का भी हमें ज़िक्र मिलता है, दरख्तों का फिर ज़िक्र मिलता है कि कुरान में एक ऐसा दरख्त भी ज़िक्र है जिसकी करीब जाने से उनको मना किया गया था। तो यानी कि हमारा ये अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले लाइफ मौजूद थी, लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। तो कहने का मकसद ये कि जानदारों को या तो एक वक्त में बना दिया गया या तो कुछ इंटरवल्स के साथ में बना दिया गया, जो कि हम लोग मानते हैं। और इस सवाल से मज़ीद लिखा हुआ है कि जानदारों के दरमियान में, स्पीशीज़ के दरमियान में कोई भी आपसी ताल्लुक नहीं है ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि ये माना जाए कि बैक्टीरिया थे, उनमें से यूकैरियोट्स बन गए, फिर यूकैरियोट से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते गए। तो स्पेशल क्रिएशन के नज़रिए के अकॉर्डिंगली जानदारों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और सबको अलहदा अलहदा खलक किया गया है। और मज़ीद लिखा हुआ है दे वर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म एज द प्रेजेंट टुडे। जो जानदार जैसे बनाए गए थे वो आज भी वैसे ही हैं, वो फिक्स्ड हैं और उनके अंदर म्यूटेशन नहीं आ सकती, उनमें चेंजेस नहीं आ सकते। ये बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से है। अगर हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आज हम अगर देख लें, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ। लेकिन अगर देखें कि चाइना के लोग अलग हमें नज़र आते हैं, हमें अफ्रीका के लोग अलग नज़र आते हैं, और यहाँ तक कि इंडिया और यूरोप के लोग हमें अलग नज़र आते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन पर इन्वायरमेंट का असर हुआ है। अगर इन्वायरमेंट का असर हुआ है तो यानी कि ऑर्गेनिज्म फिक्स नहीं होते, उनमें माइनर चेंजेस तो आते हैं। यहाँ तक तो हम सबका यही अकीदा है कि उनमें माइनर चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड नहीं है, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ सकते हैं, तो इसका हमें कायल होना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से कि इसके सपोर्टर्स कौन थे, तो एक पादरी के हवाले से यहाँ पर जिक्र है फादर सोरेस के हवाले से। तो ये जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को सपोर्ट करते थे, और जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को सपोर्ट करता है उसे क्रिएशनिस्ट कहा जाता है, और उस हवाले से इस नज़रिए को दूसरा क्रिएशनिज्म भी कहा जाता है। एक और बड़ी अहम शख्सियत का नाम लिखा हुआ है कार्लस लिनियस, जिसका बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, नॉमेनक्लेचर के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। लिखा हुआ है कि वो एक स्वीडिश
बॉटनिस्ट थे, स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले। इन्होंने कई ज़्यादा बुक्स लिखी जानदारों के हवाले से, नेचर के हवाले से, और उनका जो बेहतरीन काम रहा है वो टैक्सोनॉमी के ऊपर रहा है। और उनके हवाले से लिखा हुआ है कि वो भी जो है फिक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बिलीवर थे, वो भी इसी चीज़ पर यकीन रखते थे। अब हम यहाँ पर ज़िक्र करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की नज़र के हवाले से। पहले हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से। जो इनको मानते हैं उन्हें क्रिएशनिस्ट कहा जाता है और उस नज़र को क्रिएशनिज्म भी कहा जाता है, और जो एवोल्यूशन को मानता है उसे एवोल्यूशनिस्ट कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कॉन्ट्रास्ट में आती है, ये अपोजिट में आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हवाले से। और इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मानना ये है कि जानदार जो है वो बदलते रहे हैं, वो इवॉल्व होते रहे हैं, और उनके अंदर स्लोली जो है चेंजेस आए हैं, और वो सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हुए। स्लोली से मुराद ये नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ गए फिर वो पूरा ही बदल गया, इसमें लाखों सालों का वक्त लग सकता है। और लिखा हुआ है कि ये वक्त के साथ ये प्रोसेस हुआ है, और नतीजे में हमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स नज़र आए हैं। और इस एवोल्यूशन को नेचुरल लॉज भी जो है सपोर्ट करते हैं। नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंगली ये एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर कुछ लोगों का जिक्र है, जैसे लिखा हुआ है जॉर्ज ब्यूफन। जॉर्ज ब्यूफन के हवाले से लिखा हुआ है वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये पहले इंसान थे जिन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हवाले से बताया, और एक ये आइडिया हमें दिया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्स्टेंटली यानी वक्त के साथ साथ कंटिन्यूसली वो चेंज होते रहते हैं, उनमें एवोल्यूशन आती रहती है। जैसे कि हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हवाले से जिक्र किया, ये बेसिकली एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि दुनिया पर कौन कौन से वक्त गुजरे हैं, किस तरह से ये पूरी दुनिया जो है हमारे पास वजूद में आई है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बिग बैंग का जिक्र है, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के हवाले से जिक्र यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आप शुरू के टाइम को देखेंगे जो कि यहाँ पर इस तरह से मौजूद है, तो यहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म वगैरह मौजूद नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वक्त गुजरता गया तो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स वजूद में आए, जैसे यहाँ से लेकर के आहिस्ता से आप देख रहे हैं पैलेओजोइक एरा आ रहा है, फिर मीसोजोइक एरा आ रहा है जिसके अंदर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं, और इस तरह से फिर आप देख रहे हैं सीनोजोइक एरा जो कि इस वक्त चल रहा है, तो इसमें अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं। यही तस्वीर आपकी बुक में भी शुरू के अंदर बयान की गई है। तो एक स्केल जो बताता है कि लाइफ फॉर्म्स बदलती जा रही हैं, जिस लाइफ फॉर्म्स में चेंजेस आई हैं, इसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कह रहे होते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है कि ये एवोल्यूशन का जो नज़रिया है ये बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन क्रिएशन से टकराता है। अब यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुअली यानी वक्त के साथ साथ जिन लोगों ने इस एवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर काम किया तो उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को इनकार कर दिया था। स्पेशल क्रिएशन को वो बिल्कुल ही नहीं मानते थे। इसी तरह से जो लोग स्पेशल क्रिएशन की आवाज़ से यकीन रखते थे उसने फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बिल्कुल इनकार कर दिया था। और उनका वो जो इनकार था उसके खिलाफ जो अपोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी रिगार्डिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ मैन। यानी कि कोई भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि इंसान भी एवॉल्व हुआ है, इंसान में भी चेंजेस आए, और वो जो है बंदर से बनकर के इंसान वजूद में आए हैं। तो एवोल्यूशनिस्ट और क्रिएशनिस्ट इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा टकराव रहा। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो ये बात अनएक्सेप्टेबल थी, कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर हम रिलीजियस बुक्स की बात करें, कुरान की आवाज़ से बात करें, तो कुरान की कई ज़्यादा सूरत के अंदर ये बात लिखी हुई कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इंसान को बनाया है, तो वो किस तरह से इवॉल्व कर सकता है, उसके इवॉल्व होने के हवाले से कोई भी बात कुरान में नहीं बयान की। खासतौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया गया और वो बगैर माँ बाप के जो है वो वजूद में आए थे, और उनका एक मिट्टी का पुतला बनाया गया था, पर उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जान फूंकी थी। तो वो उनका वजूद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किसी इंसान से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था। तो इस नज़रिए के हवाले से लोग जो थे वो एवोल्यूशन के इनकारी बन चुके थे, और वो एवोल्यूशन के नज़रिए को बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे। कुछ सूरह यहाँ पर मौजूद है जिनका हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ कुरान की आयत मौजूद है जो कि इस इंसान की क्रिएशन के हवाले से जो है बयान कर रही है। अब उन आयत का मफ़हूम को अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो है इंसानों को बनाया है और उन्हें इंसान की शक्ल दी है, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो है वो फरिश्तों से कहा कि मैं इंसान को बनाना हूँ मिट्टी में से, एक जो है ब्लैक मट्टी में से जो है इंसानों को बनाया गया। और इस हवाले से मज़ीद बात लिखी हुई कि इंसानों को अल्लाह ताला ने जो है पानी में से बनाया और उनसे इंसानी शक्ल अता की, और फिर उनकी जो है नस्ल भी बढ़ाई, उनकी जो है मैरिज वगैरह का सिलसिला भी अल्लाह ताला ने रखा। तो अल्लाह जो है हर चीज़ के ऊपर जो है वो कुदरत रखने वाला है। और एक और चीज़ ये लिखी हुई कि अल्लाह की निशानी में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी में से बनाया,
और फिर उसे इंसान की शक्ल दे दी और फिर उसे अर्थ के अंदर फैला दिया। तो कुछ ये कुरान की आयत है जो कि इंसान की क्रिएशन के हवाले से बयान कर रही है, लेकिन सबके अंदर एक बात ये मौजूद है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो मिट्टी से बनाया। और यहाँ पर बेसिकली बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही हो रही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी में से बनाया और हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी में से बनाया, फिर मिट्टी में जो है वो जान फूँकी और उसके बाद में फिर बीवी हवा का वजूद में आया, फिर पूरी नस्ल इंसानियत जो है वो हज़रत आदम और बीवी हवा से ही चली है। तो हमारा यही मानना है और मज़ीद अगर हम इसमें थोड़ी-सी और दलालत करें, तो हमें ये भी मालूम है कि हमारा पूरा शिजरा मौजूद है। अगर हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनका शिजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, ये पूरी नस्ल इंसानियत का हमारे पास सबूत मौजूद है। मज़ीद अगर हम और उनमें थोड़ी-सी बात करें, तो हमारे पास ये चीज़ भी मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक तो हमें हिस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन उनसे कबल कौन लोग थे, क्या थे, उनका हमें नहीं मालूम। तो अगर हम इसमें एक और चीज़ का इज़ाफ़ा करें और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का कहें कि हमें जो इंसानों के ढांचे मिलते हैं, जो कि हज़ारों साल पुराने हैं, जो गुफ़ाओं में हमें नज़र आते हैं, तो फिर वो कौन हैं? तो हो सकता है अल्लाह ताला ने कुछ और इंसान भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल बनाए हों, लेकिन वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और आज की दौर में जो नस्ल चल रही है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही नस्ल चल रही है। हो सकता है वो इंसान पहले कभी वजूद में आ रहे हों, लेकिन कुरान ने उनका ज़िक्र नहीं किया, तो हमें उस हवाले से मालूम नहीं है। तो क्या इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, उन एवोल्यूशन के एविडेंसेस को भी डिस्कस करेंगे और आपके सामने एक इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे ताकि हमारे पास गुमराही का जो रास्ता है वो कभी भी ना खुल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।